Hey, hello everyone, this is Vani and welcome again to your own channel E for English। आज का हमारा लेसन है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। और ये वीडियो जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं और किस तरह से ये सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं और उसके रूल्स क्या हैं। तो ये सब कवर होगा आज के इस वीडियो में। और इससे पहले भी हम प्रोनाउन जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं और उस टॉपिक में हमने इम्पोर्टेंट जो 9 टाइप्स हैं वो कवर किए हैं। तो मुझे ऐसे बहुत से कमेंट्स मिल रहे थे कि मैम आपने तो सिर्फ 9 टाइप्स ही डिस्कस किए हैं, प्रोनाउन के तो 10 टाइप्स भी होते हैं। तो प्रोनाउन के 10 टाइप्स भी होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट 9 टाइप्स है वो बेसिक में कवर किए हैं और इस वीडियो में हम 10 टाइप्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस लेसन की PDF चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो www.vaniclasses.com। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम भी कहते हैं। Now the question is, what is pronoun? Pronoun क्या है? So a pronoun is a word used instead of a noun. pronoun वो शब्द है जो noun की जगह यूज किया जाता है। अगर आप किसी का नाम ले रहे हो, जैसे किसी का नाम हर्ष है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ और बात कर रहे हो तो आप उसका नाम लेने की जगह उसका एक सब्स्टिट्यूट ऐड कर देते हो, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। वो हम आगे देखते हैं कि हम कौन सा सब्स्टिट्यूट ऐड करते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब जैसे प्रोनाउन में आपको पता है नाउन, मतलब नाउन की जगह यूज होने वाला शब्द प्रोनाउन, राइट? नाउन की जगह यूज होने वाला शब्द प्रोनाउन है। तो नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज का नाम। तो नेम ऑफ ए पर्सन क्या होता है? जैसे रेहान, विक्रम, रिया, स्मायरा। तो रेहान और विक्रम ये सब मतलब लड़कों के नाम है, रिया और स्मायरा ये लड़कियों के नाम है, राइट? ऐसे ही नेम ऑफ ए प्लेस क्या है? जैसे चंडीगढ़ या किसी और जगह का नाम बता सकते हो, पार्क, ताजमहल, तो ये जगह के नाम हो गए, राइट? अब थिंग क्या हो सकती है? जैसे कार, पेन, बुक, ये सब चीज़ें हैं। ये क्या है? ये नाम है इनके। तो इनकी जगह हम जो सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं, वो शब्द यूज़ करते हैं, वो है ही, शी और इट। तो ही यूज़ किया जाता है बॉयज़ की जगह, मतलब अगर कोई बॉय है उसका अगर आप नाम ले रहे हो तो उसकी जगह अगर आप दूसरी बात उसकी कर रहे हो तो उसके नाम की जगह हम यूज़ कर सकते हैं ही। ऐसे ही किसी गर्ल की बात कर रहे हो और उसका बार बार यूज़ करने की जगह, उसका नाम बार बार यूज़ करने की जगह आप यूज़ कर सकते हो शी, राइट? ऐसे ही अगर आप ताजमहल की बात कर रहे हो तो एक बार आपने सेंटेंस में ताजमहल लिख दिया, अब उसके बारे में और बता रहे हो तो उस ताजमहल को बार बार, उस वर्ड को बार बार लिखने की जगह आप यूज़ कर सकते हो इट, ठीक है? तो ऐसे ही कार, पेन और बुक के लिए भी आप इट यूज़ कर सकते हो। तो ही और शी का मतलब होता है वह और इट का मतलब होता है यह। तो ये सब प्रोनाउंस हैं और जो इनका यूज़ होता है सेंटेंसेस में, इनका जो सेंटेंसेस में यूज़ है वो भी डिफरेंट होता है। तो इनके यूज़ के अकॉर्डिंग ही जो प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं। अब हम इनके टाइप्स देखेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं, पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं सेंटेंसेस में। तो व्हाई डू वी यूज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन की ज़रूरत हमें क्यों होती है? तो वैसे भी मैंने पहले आपको बता दिया है। तो प्रोनाउन की ज़रूरत जो होती है वो होती है इसलिए जिससे कि हमें जो वर्ड्स की रेपिटेशन है,
किसी भी जो आपका एक कंटेंट है, किसी के बारे में कुछ आप लिख रहे हो, तो उस कंटेंट में उस व्यक्ति के नाम को बार बार लिखने की जगह दूसरे वर्ड्स को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि वो कंटेंट समझने में भी इजी रहता है. तो बेसिक पर्पस ऑफ प्रोनाउन इज़ टू अवॉइड रेपिटेशन एंड मेक द सेंटेंस ईजियर टू अंडरस्टैंड. कि एक शब्द को बार बार दोहराने की जगह अगर हम उस शब्द की जगह कुछ और वर्ड्स लिख देते हैं तो वो ईजी हो जाता है समझने में. तो इसलिए हमें प्रोनाउंस की ज़रूरत पड़ती है. तो सर्वनाम का मूल उद्देश्य दोहराव से बचना और वाक्यों को समझने में आसान बनाना है. अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और अच्छे से. अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट एक हर्ष के बारे में थोड़ा सा लिखा है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं उसके बारे में. आप यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखिए, हर्ष गोज़ टू स्कूल, हर्ष एंटर्स द क्लास, हर्ष डज स्टडीज, हर्ष कम्स बैक होम, हर्ष takes lunch, हर्ष मदर इज बिजी, हर्ष सिस्टर हैज़ गॉन टू ऑफिस. अब यहाँ पर हर्ष 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 बार बार यूज़ हो रखा है. जैसे हर्ष स्कूल जाता है, हर्ष कक्षा में प्रवेश करता है, हर्ष पढ़ाई करता है, हर्ष घर वापस आ गया, हर्ष दोपहर का भोजन करता है, हर्ष की माँ व्यस्त है, हर्ष की बहन ऑफिस जा चुकी है. तो यहाँ पे जो हर्ष वर्ड है वो बार बार यूज़ हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है. अगर हम हर्ष जो वर्ड है अगर एक सेंटेंस में यूज़ हो चुका है और दूसरे सेंटेंसेस में उसकी जगह अगर हम सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है. देखें, अब हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं तो हर्ष क्या है, एक मेल पर्सन है, सिंगल है, इसलिए हम ही यूज़ करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर हर्ष गोज़ टू स्कूल, ही एंटर्स द क्लास, ही डज स्टडीज, ही कम्स बैक होम, ही टेक्स लंच, हिज मदर इज़ बिजी, हिज सिस्टर हैज़ गॉन टू ऑफिस. अब यहाँ पर हिज भी यूज़ हुआ है, ये क्यों हुआ है ये भी हम सीखेंगे आगे. तो यहाँ पर देखिए हमने हर्ष की जगह उसके सब्स्टिट्यूट लगा दिए हैं. ठीक है. तो ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउंस हैं. तो इन सब्स्टिट्यूट को लगाने से ये जो पैराग्राफ है ये थोड़ा अच्छा भी लगता है सुनने में और इजी हो जाता है समझने में. राइट. तो इसलिए हमें प्रोनाउंस की ज़रूरत पड़ती है. So people we don't know would be impossible to refer to without using a pronoun. Pronouns just make the language easier and more convenient. अब यहाँ पर देखिए, जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं, अगर आपके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है और आपने उसको देख लिया है, ठीक है, और आप उसका नाम नहीं जानते, तो आप बोलोगे वह दरवाजे पे नॉक कर रहा है. अगर यहाँ पर आपने वह यूज़ किया और आपको पता है कि वो मेल है, राइट. तो वह क्या है, प्रोनाउन. तो प्रोनाउन के बिना वो व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हो उसको आप नहीं बता सकते हो कि वो सर्वनाम का उपयोग के बिना आप ये बता ही नहीं सकते कि वो पर्सन कौन है. ठीक है. उसके लिए आपको वह की ज़रूरत पड़ती है. तो प्रोनाउन की ज़रूरत हमें अननोन जो पर्सन्स होते हैं उनके बारे में बताने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, वो भी 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो कि कंपटीशन जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नीचवाचक सर्वनाम. पोजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम. एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम. इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम. इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम. रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम. तो ये सब है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. चलिए अब एक एक करके करते हैं. सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. पर्सनल के नाम से ही पता लग गया है पर्सन. ठीक है. तो पर्सन, कौन से पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो ये सब आप पहले भी कर चुके होंगे. तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, तो वो देखते हैं. तो पर्सन मतलब किसी पर्सन के अकॉर्डिंग जो सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता है. तो a personal pronoun is a short word we use as a simple substitute for the proper name of a person. पर्सनल प्रोनाउन एक छोटा सा वर्ड होता है जो कि पर्सन के जो मेन नाम जो उसका होता है उसकी जगह यूज़ किया जाता है.
तो एक पुरुषवाचक सर्वनाम एक छोटा शब्द है जिसका उपयोग हम किसी व्यक्ति के उचित नाम के लिए एक साधारण विकल्प के रूप में करते हैं। जैसे अब पर्सन के अकॉर्डिंग हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आपने ये याद रखना है, फर्स्ट पर्सन जिसे हम प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन जिसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, और थर्ड पर्सन जिसे हम अन्य पुरुष, कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है, उसे कहते हैं। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो मेनली बोलने वाला होता है, जो बात कर रहा हो उसे हम फर्स्ट पर्सन कह रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन होता है जैसे आई, वी, ठीक है, मैं या हम। जो बात कर रहा है, जो बात कर रहा है वो बेसिकली आप ही होंगे, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आप होंगे, राइट। तो मैं एक के लिए, वी एक से ज़्यादा के लिए, हम। ऐसे ही सेकंड पर्सन जो होता है वो सुनने वाला होता है, मतलब आप जिससे आपने अपने आप को लेकर चलना है। आप क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो आप किससे बात कर रहे हो, सेकंड पर्सन से। तो सेकंड पर्सन क्या हुआ, सुनने वाला, और जो आपके पास ही खड़ा है, ठीक है, तो सुनने वाला सेकंड पर्सन है। तो ये है सेकंड पर्सन जो आपसे बात कर रहा है, और ये है यू। तो यू क्या है, तुम या आप, राइट। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात चल रही है आप दोनों के बीच में, वो होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में आप दोनों बात कर रहे हो, ठीक है, अन्य पुरुष। तो यहाँ पर इसके लिए आप यूज़ करोगे ही, शी, इट, ठीक है। जो सिंगुलर होते हैं वह या यह, या फिर दे, वे, जो अगर एक से ज़्यादा हो। ही मतलब अगर फीमेल या मेल पर्सन एक से ज़्यादा हो तो आप दे यूज़ करोगे। तो ये है अन्य पुरुष। तो यहाँ पर इनकी हिंदी में मीनिंग भी है, ही के लिए वह, शी वह, इट यह, और दे वे। तो ये है पर्सनल प्रोनाउंस। सो आई के लिए अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, और यही चीज़ आपने समझनी है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। आई जो है वो क्या है, सिंगुलर। अगर आप सेंटेंसेस में आई यूज़ करते हो तो आई एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, और उसके लिए वर्ब हमेशा याद रखनी है। वर्ब कौन सी यूज़ करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे, या फिर आप डू यूज़ करोगे, हैव यूज़ करोगे आई के साथ, एम यूज़ करोगे, और वॉज यूज़ करोगे, राइट। अगर आप वी यूज़ करते हो तो उसके लिए आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू, हैव, एम नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर आर यूज़ होगा, और वॉज की जगह वर यूज़ होगा, ठीक है। था, है, ठीक है, हैव, चुका है, ठीक है, करता है, करते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पर एक वर्ब की फॉर्म में यूज़ होंगे। अब ऐसे ही जो सुनने वाला है मतलब यू, तो यू के लिए आप कौन सी वर्ब यूज़ करोगे, तो यू में होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू, हैव, आर एंड वर, सेम वैसे ही जैसी वी की है। तो ये दोनों सेम हो गई, राइट। और आई में क्या डिफरेंस आया, सिर्फ एम का आया और वॉज का आया, ठीक है। बाकी हैव तीनों में होंगे। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट को सबसे पहले लेते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, उसके बाद हम दे लेंगे, राइट। तो ही, शी, इट में क्या होता है, अब हम पढ़ चुके हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वहाँ पर हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म वर्ब में, राइट। उसके बाद आप डज यूज़ करोगे, मतलब डू का डज हो जाएगा, ईएस लग जाएगा यहाँ पे, राइट। और क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैव नहीं होगा, हैज़ होगा, और सिंगुलर है तो इज़ आएगा, सिंगुलर है तो वॉज आएगा, राइट। ऐसे ही आपने अब दे के लिए क्या होगा वो देखना है। दे में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डू, हैव, आर, वर। तो ये सब दे और वी और यू ये सब सेम होगी। आई और ही, शी, इट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो आपने याद रखना है क्योंकि आई सिंगुलर है तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम, हूँ,
मैं हूँ, ठीक है, तो एम आएगा और सिंगुलर है तो पास्ट के लिए वॉज आएगा, तो ये याद रखना है। और ही शीट में एस या ई एस आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, डज और हैज़ का यूज़ होगा, इज़ का यूज़ होगा और वॉज का यूज़ होगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हैज़ जो है वर्ड वो सिर्फ और सिर्फ ही शी इट के साथ यूज़ हो रखा है, बाकी सबके साथ हैव यूज़ हो रखा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं दे कैन बी ईदर सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस। जब हम सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब जैसे हमें पता है जो सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करते हो, फिर आप वर्ब यूज़ करते हो, फिर आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो। तो सब्जेक्ट आपको पता लग गया है, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वो सब्जेक्ट में आ जाते हैं। वर्ब भी आप पढ़ चुके हो, वर्ब किस तरह से यूज़ की जाती है इनके अकॉर्डिंग। अब आता है ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन में किस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, वो हम देखते हैं। तो सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, एक वचन और बहुवचन हो सकता है। सब्जेक्ट्स और नॉमिनेटिव केस एक ही है, सब्जेक्ट्स को हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट्स को हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। अब हम यहाँ पर एक टेबल समझ लेते हैं। अब इस टेबल में देखिए, अब हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, और उनके नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम सिंगुलर लेते हैं, तो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, उन दोनों के लिए आप आई यूज़ करोगे, ठीक है। आई सिंगुलर है एज ए सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है मैं। ऐसे ही सिंगुलर मेल और फीमेल, ठीक है, सेकंड पर्सन है यू, राइट, तो यू में क्या आएगा, आप, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। और थर्ड पर्सन है सिंगुलर मेल, फीमेल और न्यूटर। न्यूटर क्या होता है, जो ना ही मेल होता है और ना ही फीमेल होता है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हुए, ठीक है। तो मेल के लिए आप यूज़ करोगे ही, फीमेल के लिए यूज़ करोगे शी और न्यूटर के लिए आप यूज़ करोगे इट। तो इसका मतलब होता है वह और यह, ये सब क्या है, सिंगुलर है। और ये आई जो होता है ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, मेल और फीमेल, और यू भी मेल और फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए और टी आई टी इट जो है वो न्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूटर जो होता है वो ना ही मेल होता है और ना ही फीमेल होता है। ऐसे ही प्लूरल में हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मेल और फीमेल में क्या आता है, वी, हम, ठीक है। और सेकंड पर्सन मेल और फीमेल में आता है यू, जिसका मतलब होता है आप। और थर्ड पर्सन मेल, फीमेल और न्यूटर। न्यूटर क्या होता है, जो मेल ना ही मेल हो और ना ही फीमेल हो, तो उन सब के लिए आप यूज़ करोगे दे, वे। अब यहाँ पर देखिए ये सब एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इन सब पर्सनल प्रोनाउंस को एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो सेंटेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं। आई का मी हो जाएगा, जिसका मतलब है मुझे, यू का यू हो जाएगा, यू का सेम रहेगा लेकिन इसका मतलब हिंदी में हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। ही का हिम हो जाएगा, उससे शी का हर हो जाएगा, उससे इट का इट ही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन मीनिंग हिंदी में होगा इसे। वी का अस, हमें, यू का यू ही रहेगा, जिसका मीनिंग होगा तुम्हें, और दे का हो जाएगा देम। तो ये सब है पर्सनल प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। सो ये सब सिंगुलर है, आई, यू, ही, शी, इट, और वी, यू एंड दे ये क्या है, प्लूरल। अब देखिए सब्जेक्ट में यू जो है सिंगुलर के लिए भी यूज़ हो रखा है और यू जो है वो प्लूरल के लिए भी यूज़ हो रखा है, तो ये चीज़ थोड़ा आपने याद रखनी है। और अब हम आते हैं सेंटेंस में। तो सेंटेंस में हमें पता है कि सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। और आपने ये भी याद रखना है कभी कभी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन भी आ जाती है और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब भी हो सकती है। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेट।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट, ये है सेंटेंस के फॉर्मेट्स। अब पर्सनल प्रोनाउन जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका हम सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस अब हम करेंगे। तो जैसे है वह गा रहा है, ठीक है। अब ये है नॉमिनेटिव केस जिसमें सब्जेक्ट यूज़ हो रखा है पर्सनल प्रोनाउन का, वह गा रहा है, तो वह होगा ही, रहा है तो सिंगुलर है, इज़, गा रहा सिंगिंग, ही इज़ सिंगिंग। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अब यहाँ पर आई के साथ एम यूज़ हो रखा है, देन हैप्पी, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। मुझे कोशिश करने दो। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, करने दो, मुझे वहाँ जाने दो, कि किसी ने आपको होल्ड कर रखा है और वो आपसे बोल रहा है, परमिशन ले रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे ये करने दो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं लेट, ठीक है, जो कि पॉजिटिव वर्ब होती है। तो लेट क्या है, जैसे लेट अगर आप यूज़ करते हो तो लेट मी ट्राई, तो लेट के साथ आप यूज़ करोगे मी, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करोगे, ठीक है, लेट मी ट्राई। तो लेट मी, मुझे का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस मी, लेट मी ट्राई, ट्राई होता है कोशिश। अब है मेरी बात सुनो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा लिसन टू मी। अब लिसन के साथ प्रपोजिशन आ जाएगी टू, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा मी, लिसन टू मी, राइट। अब हम देखते हैं जिसमें नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों आते हैं। हमने उसके गाने का आनंद लिया, वी इंजॉयड हर सॉन्ग, राइट। अब यहाँ पर देखिए वी क्या है, जो वी है वो नॉमिनेटिव केस है और हर क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है। वी इंजॉयड हर सॉन्ग, राइट। अब है उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने और मुझसे, मुझसे क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, उन्होंने क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस। दे टॉक्ड टू मी, अब यहाँ पे टॉक्ड के साथ प्रपोजिशन आएगी, देन ऑब्जेक्टिव जो केस है वो आ जाएगा, ठीक है, दे टॉक्ड टू मी। अब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम नीचवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वी यूज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ ए पर्सन और क्लॉज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सेल्व्स, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्शन होना, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो उस काम का जो फल है वो आप पर ही आना, ठीक है। अब जैसे ये होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं मिरर ऑफ सब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का ही मिरर होगा। तो ये है यहाँ पर, जैसे जब हम वाक्य या खंड के विषय को वापस संदर्भित करना चाहते हैं तो हम एक नीचवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं। नीचवाचक सर्वनाम सेल्फ एक वचन या सेल्व्स बहुवचन में समाप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और उस कार्य का प्रभाव आप पर ही पड़ता है, वो प्रोनाउन होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप ही होंगे, ठीक है। तो आपको पता है सब्जेक्ट होता है करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है जिस पे कार्य हो रहा हो, जिस पे प्रभाव पड़ रहा हो। तो सब्जेक्ट होंगे आप करने वाले और ऑब्जेक्ट होगा कि आप ही पर प्रभाव होना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही हुए हैं। अब जैसे ये पर्सन मिरर में देख रहा है, तो मिरर में क्या है, ये सब्जेक्ट है जो देखने वाला है, ठीक है, ही, और इसने अपने आप को देखा, वर्ब क्या हुई, देखना, ठीक है। और यहाँ पर इसने अपने आप को देखा, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, खुद को देखना, मतलब ये अपने आप को मिरर में देख रहा है, मतलब देखने का प्रभाव क्या हुआ, खुद को, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों एक हैं। सब्जेक्ट भी यही है बॉय और ऑब्जेक्ट भी इसी की सेम, यही सेम इसका जो फेस रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो सेम ऑब्जेक्ट भी यही है। तो एक तरह से मिरर का वर्क करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्शन होना, काम का रिफ्लेक्शन आप पर ही पड़ना, ठीक है। तो वर्ड से ही पता लग रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज सेम एज द सब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना।
एक तरह से ये मिरर का वर्क करते हैं. द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, कि अगर कोई सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, उस सब्जेक्ट का जो कार्य है उसका प्रभाव उसी पर पड़ता है. ठीक है, तो मिरर में क्या कर रहा है, खुद को देख रहा है, तो इसका प्रभाव देखने का खुद पे है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम देख लेते हैं. जितने भी हमारे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमने पर्सनल प्रोनाउंस किए थे, तो ये चेंज हो जाते हैं अगर हम इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ करते हैं. जैसे आई का हो जाएगा माई सेल्फ. ठीक है, यू का यू हो जाएगा योर सेल्फ, क्योंकि ये सिंगुलर है. ठीक है, सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा सेल्फ. एंड ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, एंड शी का हो जाएगा हर सेल्फ, और इट का होगा इटसेल्फ. ठीक है, अब वी यू और दे ये है प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर सेल्व्स यूज़ करोगे. आर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स. ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अगर आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हो ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हो, तो ये होंगे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्व्स. अब यहाँ पर देखिए इनका यूज़, उसने खुद को मार डाला. ठीक है, अब खुद को मतलब उसने जो कार्य किया है मारने का, उसका प्रभाव उसी पे पड़ा, उसने अपने आप को मार डाला, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे ही किल्ड हिमसेल्फ. राइट, तो यहाँ पे ही का जो प्रभाव है वो होगा हिमसेल्फ. मैंने अपना परिचय दिया. ठीक है, अब जो आई है फर्स्ट पर्सन है, वो अपना परिचय दे रहा है, अपना दे रहा है, तो परिचय देने का जो प्रभाव है वो अपने आप पर है. ठीक है, तो आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, तो आई का माई हो जाएगा माई सेल्फ. आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ. उसने खुद को आईने में देखा. अब यहाँ पर देखिए देखने का प्रभाव खुद पे पड़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही सॉ, शी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर. हमें अपना ख्याल रखना चाहिए. ठीक है, अब हमारा ख्याल रखना अपना. ठीक है, अब अपना ख्याल रखना मतलब प्रभाव अपने आप पे पड़ रहा है ख्याल रखने का. ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स, तो वी का हो जाएगा आवर सेल्व्स. राइट, तो ये सब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम अधिकारवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. सो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउन विच शोज पोजेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड द पोजेसिव प्रोनाउन. वे प्रोनाउन जो ऑनरशिप शो करते हैं, अधिकार शो करते हैं, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. और जैसे उसका, मेरा, तुम्हारा, हमारा, ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस हैं. जिस सर्वनाम से अधिकार या स्वामित्व का बोध होता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं. अब जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो कि एक बॉय है और उसने बुक्स ली हुई है और शो कर रहा है पोजेशन कि ये मेरी है. ठीक है, द पोजेशन ऑफ बुक, मेरा. तो यहाँ पे मेरा जो है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है. इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, क्योंकि पोजेसिव जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है, इसलिए ये अकेला यूज़ किया जाता है. दैट मीन्स इसके साथ कोई वर्ड नहीं होता, कोई नाउन नहीं होता, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज़ होने वाला सब्स्टिट्यूट है. राइट, सो संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है और अकेले प्रयोग किया जाता है. नाउ अब हम देखते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं. तो पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन से ही बने हैं. तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन है आई, यू, ही, शी, इट, जो कि सिंगुलर है, तो इन सब के लिए पोजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, योर्स, हिज, हर्स, मेरा, तुम्हारा, उसका या उसकी. ठीक है, इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि इट जो है वो न्यूटर है, ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, तो ये पोजेशन शो नहीं कर सकती. और वी, यू और दे, ये जो है ये प्लूरल है, तो इनका पोजेसिव प्रोनाउन होगा आर्स, योर्स, देयर्स, हमारा, तुम्हारा और उनका. राइट, ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस हैं. नाउ नेक्स्ट इज इट्स. इट्स जो है ये पोजेशन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इट्स जो है यहाँ पर इट्स जो है अपोस्ट्रोफी एस ये शो कर रहा है. इट इज, इसका मीनिंग है यह है, तो इट से आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है.
Now next is possessive pronouns are used as a subject or an object. Possessive pronouns जो होते हैं वो subject और object दोनों की तरह यूज किए जा सकते हैं. For example, possessive pronouns used as a subject, वो possessive pronouns जो subject की तरह यूज किए जाते हैं. अब उनके हम sentences देखते हैं. सबसे पहला है hers has black hair. उसके काले बाल हैं. अब यहाँ पे हर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, अकेला है, इसके साथ कोई भी वर्ड नहीं है, सिर्फ वर्ब है. नेक्स्ट है योर्स आर लवली फ्लावर्स. तुम्हारे सुंदर फूल है. अब योर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन. आर्स आर टेरिबल फोटोज. ठीक है, आर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, हमारी भयानक तस्वीरें हैं. Now, possessive pronouns used as an object. अब as an object किस तरह से यूज की जाती है? This bag is mine. अब mine as an object है, मेरा, यह बैग मेरा है. These shoes are not hers. Her possessive pronoun है, ये जूते उसके नहीं हैं. That car is ours. Ours possessive pronoun है, वह कार हमारी है. The house on the corner is theirs. कोने पर घर उनका है. तो theirs क्या है? possessive pronoun है. अब हम देखते हैं कि possessive adjectives जो होते हैं वो किस तरह से possessive pronoun से different है. possessive adjective क्या होते हैं? जो possessive adjective होते हैं they are usually used to describe a noun. वो noun को describe करने के लिए यूज किए जाते हैं और it comes before it. और ये नाउन से पहले यूज किए जाते हैं. जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा देन नाउन आएगा. अब जितने भी टाइप्स हैं प्रोनाउन के वो पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं. अब जैसे आई का पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई, यू का हो जाएगा योर, ही का हो जाएगा हिज, शी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट्स. लेकिन यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होगा लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव होगा. वी का होगा आर, यू का होगा योर एंड दे का होगा देयर. ठीक है, तो यहाँ पर इट्स जो है इसका पोजेसिव एडजेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि हमें जैसे पता है कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले यूज किया जाता है. दैट मीन्स कि नाउन जो है अगर उसकी इंफॉर्मेशन आप एक सेंटेंस में दे रहे हो और सेकंड सेंटेंस में आप उसकी पोजीशन बता रहे हो तो उस केस में हम इट्स का यूज़ करते हैं. वो हम आगे सेंटेंस में समझेंगे कि किस तरह से हम करते हैं. तो अगर हम पोजीशन के लिए देखते हैं तो पोजीशन के लिए हो जाएगा जैसे माई कार, योर बुक, हिज चेयर, हर पेन. तो यहाँ पे कार, बुक, चेयर, पेन ये सब नाउन्स हैं और माई, योर, हिज, हर ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव है. तो इट इज़ नॉट यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट अलोन. तो एक तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह ये अकेले यूज़ नहीं किए जाते. इन सबको हम यूज़ करते हैं नाउन्स के साथ. तो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव्स. अब जैसे है दिस इज़ माई कार, राइट, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ हिज चेयर, दिस इज़ हर पेन. तो यहाँ पे ये सब क्या है? पोजेशन है और ये नाउन से पहले यूज़ हो रखे हैं पोजेसिव एडजेक्टिव. अब यहाँ पर देखिए माई कार इज़ बिगर देन हर कार. अब यहाँ पर देखिए मेरी कार उसकी कार से बड़ी है. तो मेरी और उसकी ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव और ये सब नाउन से पहले आए हैं. अब हम इट्स का यूज़ भी देखते हैं. यहाँ पर देखिए आई कैन नॉट ड्राइव दैट कार. मैं वह कार ड्राइव नहीं कर सकता. इट्स टायर्स आर फ्लैट. अब यहाँ पर देखिए इट्स जो वर्ड है एक पोजेसिव एडजेक्टिव है जो नाउन टायर से पहले यूज़ किया गया है. टायर्स किसके बारे में बात हो रही है? कार के टायर्स. ठीक है, मतलब एक कोई बड़ी चीज़ है फिर उस बड़ी चीज़ के एक छोटे से पार्ट को एक्सप्रेस किया गया है. वो छोटा सा पार्ट जो एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया है वो नाउन है और उससे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव है. अब आप समझ गए होंगे किसी भी बड़ी चीज़ के छोटे पार्ट के पोजीशन को बताने के लिए हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. जैसे मैं वह कार नहीं चला सकता, इसके टायर फ्लैट हैं. ठीक है, तो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव. अब यहाँ पर आपका डाउट भी क्लियर कर देते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है. दिस कार इज़ माइन. ठीक है, यह गाड़ी मेरी है. तो यहाँ पर माइन क्या है? पोजेसिव
प्रोनाउन है, क्योंकि माइन एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रखा है और अकेला है, इसके साथ कोई वर्ड नहीं है, राइट। दिस इज माई कार, यह मेरी गाड़ी, दोनों का मतलब तो एक है, लेकिन मेरी गाड़ी और गाड़ी मेरी है, इन दोनों का मीनिंग जो है थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है इनमें डिफरेंस है। अब है दिस इज़ माई कार, यह मेरी गाड़ी है, तो यहाँ पे माई क्या है, पोजेशन है गाड़ी का, तो माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि नाउन से पहले यूज़ हो रखा है। तब ये था डिफरेंस बिटवीन द पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हम दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक है, जैसे जब वाक्य के विषय मतलब नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वे एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे सेकेंड हम पॉइंट ये भी समझ लेते हैं, दीज आर यूज टू जस्ट एम्फेसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि जैसे कोई सब्जेक्ट है वो अपना एक्शन कर रहा है, वो कोई कार्य कर रहा है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए उस सब्जेक्ट को और ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है, और ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बताया जाता है, जैसे सब्जेक्ट की क्रिया पर जोर देने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये है, ठीक है, इस पिक्चर से पता लग रहा है मैं यह खुद कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ये खुद कर सकता हूँ, मतलब अपनी पावर दिखाना कि मैं ये खुद कर सकता हूँ, ठीक है, वो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये सब है एम्फेटिक प्रोनाउंस, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह होते हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव से डिफरेंट होता है। डिफरेंट इस तरह से होता है कि इसमें सब्जेक्ट पर जोर डाला जाता है, कि एक तरह से सब्जेक्ट की पावर दिखाई जाती है कि ये खुद कर सकता है इस कार्य को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर देखिए ये सब एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, जो हम रिफ्लेक्सिव में भी कर चुके हैं, दोनों ही सेम है दोनों के, लेकिन इनका जो यूज़ होता है सेंटेंस में वो थोड़ा डिफरेंट है। वो देखते हैं, जैसे शी विल डू इट हर सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शी विल डू इट हर सेल्फ, तो यहाँ पर वह यह खुद करेगी, तो यहाँ पर हर सेल्फ मतलब जोर दिया गया है। नेक्स्ट है दे कुक्ड दीज केक्स देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप इन केक्स को कुक किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब आप पे उस कार्य का जो फल है, उस कार्य का जो परिणाम है वो आप पर पड़ रहा है। शी विल डू इट हर सेल्फ, ठीक है, वो ये कार्य अपने आप करेगी। तो यहाँ पर कार्य करने की बात हो रही है, तो कार्य करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है उनका जो एक्शन का जो प्रभाव है वो ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा, तो वो इस तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव से डिफरेंट है। अब दे कुक्ड दीज केक्स देमसेल्व्स, उन्होंने खुद अपने आप इन सब केक्स को बनाया, मतलब सब्जेक्ट को थोड़ा और एम्फेसाइज किया गया, एक पावर दिखाएगी कि मैं ये खुद कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसका फल जो है वो कुकिंग पर ही पड़ेगा, बल्कि सब्जेक्ट पे नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, कुछ उसको फ़ायदा नहीं होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, ठीक है। तो सिर्फ जो कार्य कर रहा है उसी पे फल पड़ेगा। तो यहाँ पे परिणाम जो है एम्फेटिक प्रोनाउंस में सिर्फ कार्य पर ही होगा, बल्कि सब्जेक्ट पर नहीं होगा। अब यहाँ पर इसका मीनिंग होगा उन्होंने ये केक खुद बनाए हैं। नेक्स्ट है आई हर्ड द लाई माई सेल्फ, मैंने खुद यह झूठ सुना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, अब ये थोड़ा सा हम कैच कर लेते हैं। तो डाउट क्या था आपका कि ही कट हिमसेल्फ, अब यहाँ पर देखिए उसने खुद को काट लिया। अब कार्य है काटने का, किसको काटा, खुद को, मतलब काटने का जो कार्य का जो परिणाम है वो खुद पे पड़ गया है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हुए, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, कि जो कार्य किया है उसका फल उसी को मिल गया है, ठीक है, वो होता है रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर है ही हिमसेल्फ कट द केक, हमने उसी सिचुएशन को लिया, उन्होंने खुद केक काटा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने खुद को काट लिया, उन्होंने खुद केक काटा,
ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ पर ही हिमसेल्फ एक पावर दिखाई है कि मैं केक काट सकता हूँ, ठीक है, मैं खुद केक काटता हूँ या मैंने खुद केक काटा, तो मतलब इसमें एक पावर दिखा रहे हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया गया है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन अगर कार्य का परिणाम आपके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, उस केस में ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो ये था डिफरेंस रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में। अब नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? एन इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस, दे आर इंडेफिनिट वर्ड्स। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, कोई वस्तु नहीं होती, ये इनडेफिनिट वर्ड्स होते हैं। तो इनडेफिनिट वर्ड्स क्या होते हैं? अब इसे हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते, वे अनिश्चित शब्द हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, जैसे अनिश्चित शब्द होता है कि आपको किसी के बारे में नहीं पता। अब कोई आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता वो पर्सन कौन है, ठीक है, मतलब आप बोलोगे कोई था, किसी ने नॉक किया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मेल है, फीमेल है, कौन है, लेकिन आपको थोड़ा सा आहट से पता लगा कि कोई दरवाजे पे था, तो आपने कोई वर्ड यूज़ किया, कोई दरवाजे पे था। तो यहाँ पे कोई क्या है, जो इनडेफिनिट वर्ड्स होते हैं, इनडेफिनिट वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं। मतलब स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफिक कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में जिनको आप जानते हो, ठीक है, वो स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, कौन था, मेल था, फीमेल था, ठीक है, अनजान कोई था, लेकिन आपको आहट से पता लगा कोई दरवाजे पे था, आप बोलोगे कोई दरवाजे पे था, तो यहाँ पे कोई क्या है, इनडेफिनिट वर्ड है जिसमें आपको पता नहीं होता। तो जैसे एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ये सब क्या है, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं इनका यूज़। तो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है, प्लूरल क्या है, और ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो सिंगुलर कौन से होते हैं? जैसे एक वचन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, ठीक है, ये हम फॉर्मल के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हम वन 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 लगाते हैं। अगर हम बड़ी बड़ी बड़ी, ठीक है, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ये इनफॉर्मल, मतलब ऐसे कैजुअली अगर हम बात करते हैं, आपस में फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, तो उसमें हम ये बड़ी के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में हो या फॉर्मली कोई बात कर रहे हो तो आप ये एनीवन, एवरीवन, ये सब यूज़ करते हो। ऐसे ही अनदर, द अदर, ठीक है, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, लिटिल, लेस, मच। तो सिंगुलर प्रोनाउंस अगर होंगे तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो ये सब इसका यूज़ था। ऐसे ही प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जैसे बोथ, फ्यू, मैनी, अदर्स, सेवरल, ठीक है, ये प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा के लिए यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउंस। अब ऐसे कुछ प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर की तरह भी यूज़ किए जाते हैं और प्लूरल की तरह भी, दोनों तरह आप यूज़ कर सकते हो जिनको, जैसे है ऑल, एनी, मोर, नन, सम, ये वर्ड्स हैं जिनको आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो, सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हो और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हो। ये हम सेंटेंसेस में सीखेंगे कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर सिंगुलर है प्रोनाउंस तो उनके लिए वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो इज़, वॉज, डज, हैज़, ये यूज़ होगी। और अगर प्लूरल होंगे तो उनके लिए वर्ब जो होगी वो होगी आर, मतलब प्लूरल ही होगी, आर, वर, डू एंड हैव। ऐसे ही जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो दोनों तरह से यूज़ किए जाते हैं तो उनके लिए वर्ब्स दोनों तरह की ही होगी, सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी। इज़, वॉज, डज, हैज़ ये सिंगुलर है, ठीक है, और आर, वर, डू, हैव ये है प्लूरल। तो दोनों तरह की वर्ब्स इसमें यूज़ होगी। अब इसका हम यूज़ देख लेते हैं सेंटेंस में। आप सबसे पहले लेते हैं सिंगुलर जो होते हैं, एक वचन, डज एनी वन वॉन्ट टू प्ले द गेम। अब यहाँ पर देखिए डज यूज़ हुआ है क्योंकि एनी वन है जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज यूज़ करेंगे। क्या कोई खेल खेलना चाहता है,
एवरीवन नोज इट। अब एवरीवन सिंगुलर है, नोज जो है हमें पता है कि अगर सिंगुलर होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाया जाता है, तो यहाँ पे यूज़ होगा इसे हर कोई जानता है। ठीक है, तो नो वन इज़ एट द डोर। ठीक है, नो वन है, नो वन के साथ हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वो है इज़। दरवाजे पे कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखिए किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, कोई मतलब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है, इनडेफिनिट वर्ड्स हैं जिसको आप नहीं जानते। समथिंग वॉज केप्ट ऑन द टेबल, मेज पर कुछ रखा था। ठीक है, कुछ, तो वॉज यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। समवन इज, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगुलर है वर्ब। स्टैंडिंग नियर द डोर, दरवाजे के पास कोई खड़ा है। ईदर इज इन द मीटिंग, अब यहाँ पर भी इज यूज हुआ है क्योंकि सिंगुलर है। ठीक है, दोनों में से एक बैठक में है। अब ईदर का मतलब होता है दोनों में से, दोनों में से एक। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक, कि आप दो व्यक्तियों में से एक को चूज करते हो। ठीक है, कोई भी दो में से एक को चूज करते हो तो आप ईदर यूज करोगे। और नीदर यूज होता है कि आप दोनों में से कोई भी चूज नहीं करते। ठीक है, नीदर इज इन द मीटिंग, नीदर में नो वर्ड्स पहले ही होता है। ठीक है, ये नेगेटिव होता है तो हमें दोबारा से नो वर्ड नहीं लगाना पड़ता, नहीं, जैसे दोनों में से कोई भी बैठक में नहीं है। ठीक है, नीदर इज इन द मीटिंग, तो नीदर में ही नो है, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नीदर में ही नो आ जाता है। दोनों में से कोई भी नहीं, ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक। अब है प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे अदर्स हैव। अब यहाँ पे देखिए प्लूरल, अगर आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, वर्ड्स यूज़ कर रहे हो इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो उसके लिए जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। तो अदर्स के साथ हैव, अदर्स हैव डन देयर वर्क, दूसरों ने अपना काम किया है। बोथ आर प्लेइंग क्रिकेट, तो बोथ के साथ आर यूज़ होगा, प्लूरल, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। मैनी के साथ हैव, मैनी हैव विजिटेड देयर, कई वहाँ गए हैं। सेवरल मैनेज्ड टू एस्केप, कई भागने में सफल रहे, तो सेवरल के साथ मैनेज्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो फॉर्म पास्ट में तो सेम ही रहती है। फ्यू वर प्लेइंग फुटबॉल, कुछ फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है वो नाउन्स की जगह यूज़ किए जाते हैं, और नाउन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल नाउन्स हैं और जिनकी जगह आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे, वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज़ करोगे। और अगर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनकी जगह आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर है ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। ऑल आर वेल, सब ठीक हैं। ठीक है, जैसे अगर आपकी कोई हेल्थ के बारे में पूछता है या अगर आपकी कोई जॉब के बारे में पूछता है, तो जॉब में तो कई वर्क होते हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जॉब में। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ऑल इज़ वेल। ठीक है, अनकाउंटेबल है। और ऐसे ही अगर आप से पूछता है कि आपके घर में मेंबर्स कैसे हैं, तो मेंबर्स को आप काउंट कर सकते हो, मम्मी पापा भाई बहन इन सबको काउंट कर सकते हो, तो उस केस में आप आर यूज़ करोगे, सब ठीक हैं। राइट, ऐसे ही है सम हैज़ कम, कुछ आया है। सम हैव कम, अगर सम आपने पेट्रोल के लिए यूज़ किया है, पेट्रोल को शो करने के लिए, सम हैज़ कम, कुछ पेट्रोल आया है। ठीक है, तो उस केस में आप हैज़ यूज़ करोगे क्योंकि पेट्रोल अनकाउंटेबल होता है। अब ऐसे ही सम मेंबर्स अगर आप यूज़ करते हो, सम मेंबर्स हैव कम, तो उस केस में मेंबर्स काउंटेबल है तो हैव यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ आए हैं। ऐसे ही है जैसे मोर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। ठीक है, अगर मोर आपने एक टाइम को बताने के लिए यूज़ किया है, तो टाइम क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, तो मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। ठीक है, इस कार्य के लिए और अधिक की आवश्यकता है, तो हो सकता है मोर जो है वो टाइम की जगह हो जो अनकाउंटेबल है। ये डिपेंड करता है कि आप
जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कौन सा नाउन है जिसके लिए आप ये यूज़ कर रहे हो। अब ऐसे ही है, मोर आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क। हो सकता है कि मोर यहाँ पर पर्सन्स के लिए यूज़ हो रखी है, इसीलिए यहाँ पर आर जो फॉर्म है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रखी है। तो इस कार्य के लिए अधिक की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे ही इज़ एनी देयर इन द हाउस, क्या घर में कोई है। आपको पहले से पता होगा कि उस घर में कोई एक पर्सन होगा, ठीक है, लेकिन आप वहाँ जाकर बोलते हैं क्या घर में कोई है, मतलब एक्सपेक्टेशन थी कोई एक पर्सन की लेकिन वो नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप इज़ यूज़ करोगे। काउंटेबल है लेकिन एक पर्सन आपको पहले पता था, लेकिन आपने वहाँ जाके देखा और पूछा कि इज़ एनी देयर इन द हाउस, मतलब वो पर्सन घर में नहीं क्या है, ठीक है, तो उस केस में आप इज़ यूज़ करोगे। अगर आपको पहले से पता था कि उस घर में एक से ज़्यादा हैं और आप उस घर में जाते हो, ठीक है, और फिर पूछते हो आर एनी देयर इन द हाउस, क्या घर में कोई है, कि मतलब वहाँ एक से ज़्यादा थे क्या उनमें कोई है, ठीक है, उस केस में आप प्लूरल यूज़ करोगे। मतलब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं। अब जैसे नन इज़ देयर इन द हाउस, ठीक है, कमरे में कोई नहीं है, मतलब किसने बताया होगा कि कमरे में कोई एक पर्सन रहता है, लेकिन आप चेक करते हो तो कमरे में कोई नहीं है, आप जवाब देते हो नन इज़ देयर इन द हाउस, मतलब कमरे में कोई नहीं है, मतलब वो पर्सन कमरे में है ही नहीं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि उस कमरे में 5 पर्सनस या 6 पर्सनस हैं और आप चाहते हो और देखते हो कि कमरे में 5-6 तो है ही नहीं, तो आप बोलोगे नन आर देयर इन द रूम, ठीक है, कमरे में कोई नहीं है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आप किसको डिनोट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कौन सा नाउन को आप डिनोट कर रहे हो, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अगर काउंटेबल भी है तो उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे, सिंगुलर या फिर प्लूरल। तो ये थे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। A relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously. ये उन nouns के बारे में बात करता है जिसके बारे में हम पहले बोल चुके हैं। Whether they are people, places, things, animals और ideas, चाहे वो लोग हो, चीज़ें हो, वस्तु हो, स्थान हो, एनिमल्स हो या फिर आपके विचार हो, राइट। तो एक संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है जिसका उपयोग पहले उल्लेखित संज्ञाओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, चाहे वे लोग, स्थान, चीज़ें, जानवर या विचार हों। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बॉय है और ये दूसरे के बारे में बात कर रहा है, और उसके बारे में जैसे ये बोल रहा है कि ये वो है जो मेरी कार खरीदना चाहता है। हर्ष मेरा फ्रेंड है, ये वो है जो मेरी कार खरीदना चाहता है। तो पहले मैंने हर्ष बोल दिया है, तो नेक्स्ट जो क्लॉज है उसमें मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये वो है जो मेरी कार खरीदना चाहता है। तो उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं हु, whom, whose, what, that, which, when, where and why। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से ये वर्ड्स सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। चलिए अब हम सेंटेंसेस देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के विद रूल्स। सबसे पहला है हु, जिसका हिंदी में मीनिंग है जिसने, जो, और ये यूज़ किया जाता है फॉर पीपल और रिप्लेस करता है सब्जेक्ट प्रोनाउंस को, लाइक आई, शी, ही, वी और दे। देखिए यहाँ पर पीपल है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है, इसीलिए हमने इट का यूज़ नहीं किया क्योंकि इट एक न्यूटर वर्ड है, राइट। तो सेंटेंसेस है दीज आर पीपल हु वांट टू बाय माय कार, ये वो लोग हैं जो मेरी कार खरीदना चाहते हैं। तो जो क्या है हु रेफर कर रहा है पीपल को। अब यहाँ पर याद रखिएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस को रिप्लेस कर रहा है हु, तो इसीलिए हु के बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं, हु के बाद वर्ब यूज़ होती है, राइट। नेक्स्ट है द नेबर हु लिव्स डाउन द रोड गॉट अ न्यू कार। टू क्लॉजेज है, द नेबर के बाद हमने हु यूज़ किया है। हु जो है वो रेफर कर रहा है नेबर को, ठीक है, क्योंकि नेबर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर लिव्स आया है, और यहाँ पर पीपल प्लूरल है इसलिए हमने वांट यूज़ किया है। पड़ोसी जो सड़क के नीचे रहता है को एक नई कार मिली है,
राइट। नेक्स्ट है whom, जिसका मीनिंग है जिसको, जिससे, जिसकी, जो, और ये रिप्लेस करता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को, लाइक मी, हर और हिम को। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को रिप्लेस करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को रिप्लेस करता है। दैट मीन्स कि आप whom के बाद प्रोनाउन यूज करोगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा और इसका सेंटेंस है द मैन whom they found was sent home। अब यहाँ पर देखिए whom क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसके बाद they यूज हो रखा है। जिस आदमी को उन्होंने पाया उसे घर भेज दिया गया। The boy whom I met yesterday has come today, ठीक है। तो whom के बाद क्या है, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, राइट। ऐसे ही है whose, जिसका मीनिंग है जिसकी, जिसका, जिनके, और ये शो करता है पोजेशन को और रिलेशनशिप को, राइट। पोजेशन क्या होता है, अधिकार, रिलेशनशिप होता है संबंध। अब जैसे है आई हैव अ फ्रेंड हुज कैट इज एनोइंग। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि ये पोजेशन बता रहा है और रिलेशनशिप बता रहा है, तो हुज के बाद आप यूज करोगे नाउन, ठीक है। आई हैव अ फ्रेंड हुज कैट इज एनोइंग, तो यहाँ पर फ्रेंड और कैट में क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में हमने यूज किया है हुज, ठीक है। आई हैव ए फ्रेंड हुज कैट इज एनोइंग, तो हुज रिलेशनशिप बता रहा है फ्रेंड का कैट से। मेरा एक दोस्त है जिसकी बिल्ली परेशान है। दिस इज अ गर्ल हुज बुक्स आई बोरोड, ठीक है। तो पोजेशन क्या है, गर्ल्स की बुक्स, ठीक है, उस पोजेशन को वर्ड शो कर रहा है हुज। दिस इज द गर्ल हुज बुक्स आई बोरोड, ठीक है। अब आप देखिएगा हुज के बाद नाउन यूज हो रखा है, राइट। नेक्स्ट है विच, जिसका मीनिंग है जो, जिसे, और ये यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये सेम विच जो है हु की तरह यूज होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट और एनिमल्स के लिए यूज होगा, तो डिफरेंस सिर्फ यही है। और टिपिकली नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस, जैसे द कैट विच इज वेरी ओल्ड टुक ए नैप। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस वो क्लॉजेस होते हैं जिसका कोई मतलब मीनिंग नहीं होता सेंटेंस में लिखने का, मतलब अगर आप उसको नहीं भी लिखोगे तब भी सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा, तो वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं विच की तरह, विच लगाकर, ठीक है, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके। जैसे द कैट विच इज़ वेरी ओल्ड टुक ए नैप। अब विच इज़ वेरी ओल्ड जो है वो क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, मतलब अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी इसका मीनिंग बन रहा है। द कैट टुक ए नैप, बिल्ली ने झपकी ली, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन डाल रहा है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि विच के बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं, राइट। ऐसे ही द फोन विच वॉज रिंगिंग वॉज इन माई बेडरूम, ठीक है। तो टू क्लॉजेज हैं, तो ये वाला क्लॉज जो होगा ये नॉन डिफाइनिंग होएगा, मतलब इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी मीनिंग बन जाएगा। तो फ़ोन जो बज रहा था मेरे बेडरूम में था, राइट। नेक्स्ट है दैट, जिसका मतलब होता है जो, और यूज्ड होता है नॉन ह्यूमन एंड थिंग्स के लिए, और टिपिकली डिफाइनिंग क्लॉजेज होते हैं। मतलब अगर ये हम दैट यूज़ करेंगे और इसके साथ हम वर्ड्स मतलब एक क्लॉज की तरह यूज़ करेंगे दैट का यूज़ करके, तो वो एक डिफाइनिंग क्लॉज बन जाएगा जिसका मीनिंग होगा सेंटेंस में, ठीक है। आई लाइक द डॉग दैट डज ट्रिक्स, ठीक है, जो ट्रिक्स करता है। तो यहाँ पर बाद में दैट के बाद क्या यूज़ हो रहा है, वर्ब, राइट। और आई लाइक द क्लॉक दैट चाइम्स द आवर, मुझे वह घड़ी पसंद है जो घंटे की घंटी बजाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लॉक है, सिंगुलर है, इसलिए चाइम्स के साथ हमने एस लगाया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। डॉग सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब डज यूज़ की है, ठीक है। ये यहाँ पर याद रखिएगा। अब ऐसे ही है व्हाट, तो व्हाट का मीनिंग है जो कि यूज़ किया जाता है आइडियाज़ या फिर थॉट्स के लिए। जैसे दिस इज़ व्हाट आई वांट, यह वही है जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। मतलब कोई ऐसी ओपिनियन, ऐसा कोई आइडिया होगा जो कि वो चाहता था, ठीक है। तो इसके लिए आप व्हाट यूज़ करोगे। देखिए व्हाट के बाद आपने प्रोनाउन यूज़ कर रखा है जो कि एक तरह से सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ठीक है।
तो what के बाद आप यूज़ करोगे. Why don't you listen what he says? आप क्यों नहीं सुनते जो वो कहते हैं. ठीक है, ये थॉट हो गई. अब ऐसे ही नेक्स्ट है where, जहाँ, जिसमें. रेफर्स टू ए प्लेस. वेयर एक तरह से जगह को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे द ऑफिस. अब ऑफिस क्या है, कोई जगह है. ठीक है, अब ऑफिस के बारे में हम डिफाइन करेंगे तो यूज़ करेंगे वेयर. द ऑफिस वेयर, ऑफिस जहाँ पर. आई वर्क इज़ इन दिस बिल्डिंग. जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ वह इसी बिल्डिंग में है. द ऑफिस वेयर आई वर्क इज़ इन दिस बिल्डिंग. राइट. आई वॉन्ट टू विजिट द आइलैंड वेयर माई ग्रैंडमा वॉज बोर्न. मैं उस द्वीप की यात्रा करना चाहता हूँ जहाँ मेरी दादी का जन्म हुआ था. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेयर के बाद आपने क्या यूज़ किया है. वेयर के बाद आप प्रोनाउन या फिर नाउन का यूज़ कर सकते हो. प्रोनाउन का या फिर नाउन का. ठीक है, ऐसे ही व्हेन है जिसका मतलब है जब. राइट. इट डिस्क्राइब्स अ नाउन दैट रेफर्स टू ए टाइम. She remembered the day when they met. ठीक है, उसे वह दिन याद आया जब वे मिले थे. When they met, जो कि एक टाइम के बारे में बता रही है. अब नेक्स्ट है Grandma remembers a time when TV shows were popular. ठीक है, यहाँ पर भी प्रोनाउन या फिर नाउन का यूज़ करोगे when के बाद. राइट. चलिए अब हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट्स ए नाउन एंड एक्सप्रेसेस इट्स पोजीशन एज नियर और फार. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि नाउन को रिप्रेजेंट करता है और उसकी पोजीशन को बताता है कि वो आपसे दूर है या आपसे पास है. ठीक है, अब जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु की निकटता या दूरी दिखलाने के लिए किया जाता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देख लेते हैं कि सिंगुलर अगर पर्सन है और प्लूरल अगर है और नियर और फार है तो उसके लिए कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे. ठीक है, अब जैसे हम कैट ही ले लेते हैं. अब जैसे कैट अगर आपके पास है, ठीक है, सिंगल है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे दिस, मतलब यह. अगर कैट सिंगल है और आपसे दूर है तो आप यूज़ करोगे दैट, मतलब वह. और अगर एक से ज़्यादा कैट्स हैं, प्लूरल है, बहुवचन है और आपके पास है तो आप यूज़ करोगे दीज, मतलब ये. अगर एक से ज़्यादा कैट्स आपसे दूर हैं तो आप यूज़ करोगे वर्ड दोज, मतलब वे. ठीक है, तो ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज एंड दोज. अब हम सेंटेंसेस देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के. सबसे पहला है दिस इज़ ए बॉय. दिस अगर यूज़ हुआ है दैट मीन्स कि बॉय आपके बिल्कुल पास है, यह एक लड़का है. दैट इज़ ए गर्ल, दैट मीन्स कि गर्ल एक है, दैट शो कर रहा है कि वो आपसे दूर है. वह एक लड़की है, तो यह वह दूर के लिए. दीज आर बुक्स, एक से ज़्यादा बुक्स हैं तो आप आर यूज़ करोगे. दीज का मतलब पास में है, ये किताबें हैं. दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं, मतलब बुक्स आपसे दूर हैं, ज़्यादा हैं तो आर यूज़ होगा. तो ये सब है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम. अब यहाँ पर देखिए दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है. अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन लगता है. तो नाउन क्या है? बुक, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस. सो दिस बुक इज़ माइन, दैट मीन्स ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. लेकिन यहाँ पर देखिए दिस इज़ ए बुक. ठीक है, तो यहाँ पर दिस के बाद वर्ब है. अगर दिस के बाद नाउन नहीं है दैट मीन्स ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. अब देखिए दिस इज़ माई बुक, अब दिस के साथ वर्ब है, कोई नाउन नहीं है, दैट मीन्स ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है. अब नेक्स्ट है दिस टेस्ट गुड. ठीक है, इसका स्वाद अच्छा है, क्योंकि दिस है, ठीक है, सिंगुलर है, इसलिए टेस्ट के साथ हमने एस लगा दिया, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. हैव यू सीन दिस,
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव केस भी हो गया इसका, और यहाँ पर दिस क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव यू, यूज के अकॉर्डिंग ही हम हैव यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दिस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। क्या आपने यह देखा है, हैव यू सीन दिस। नेक्स्ट है दीज आर बैड टाइम्स, ठीक है, दीज आर, तो दीज के साथ हम आर यूज करेंगे, ये बुरे समय हैं। डू यू लाइक दीज, अब यहाँ पर देखिए डू जो वर्ब है वो यू के अकॉर्डिंग लगी है, यहाँ पर दीज के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आप एज ए ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, तो वर्ब जो है वो यूज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट, जो उसके साथ लगा है, जो उसके साथ सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। डू यू लाइक दिस, तुम्हें ये पसंद आया, तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस जो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है, वो हैं जैसे हु, whom, whose, which, what, ठीक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउंस में भी यूज़ होते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में किस तरह से यूज़ किए जाते हैं वो हम देखते हैं। हु का मतलब कौन, whom का मतलब किससे, किसके द्वारा, whose किसकी, which कौन सी, what क्या। अब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहला है हु वाज ड्राइविंग द कार, ठीक है, अब यहाँ पे कार कौन चला रहा था, हु वॉज ड्राइविंग द कार। नेक्स्ट है टू whom आर यू स्पीकिंग, अब यहाँ पर देखिए टू whom आर यू स्पीकिंग। whom अगर आप यूज़ करते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो उससे पहले आप प्रेपोजिशन लगाओगे, टू whom, बाय whom, टू whom मतलब किससे, ठीक है, टू whom आर यू स्पीकिंग। तो हेल्पिंग वर्ब आर जो है वो यू के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यू के बाद हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं, मेन वर्ब। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं बाय यूज़ ऑफ हु आर यू स्पीकिंग टू, तो हु आर यू स्पीकिंग, तो हु केस में टू लास्ट में आ जाता है, ठीक है, तो इसका मीनिंग है आप किससे बात कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर आप टू whom यूज़ करते हो तो आर आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट है यू, ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, क्योंकि यू के बाद मेन वर्ब यूज़ हो रखी है। अगर मेन वर्ब यूज़ हो रखी है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, राइट। हु आर यू स्पीकिंग टू। नेक्स्ट है बाय whom वॉज दिस वर्क डन, अब दिस वर्क क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। बाय whom वॉज दिस वर्क डन, यह कार्य किसके द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट है हुज इज दिस चेयर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिस चेयर है, हुज इज दिस चेयर, तो इज यहाँ पे यूज हो रखा है, यह कुर्सी किसकी है। विच इज़ योर बुक, तो योर बुक के अकॉर्डिंग इज है, आपकी किताब कौन सी है। वट डू यू वॉन्ट, अब यू के अकॉर्डिंग डू है, आप क्या चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसे हम वितरणवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसिडर्स मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली, मतलब एक ग्रुप है मेंबर्स का तो उनको सेपरेट कंसिडर करता है ये, रादर देन कलेक्टिवली, एक टीम कलेक्टिवली टीम की तरह नहीं लेता, इंडिविजुअली हर मेंबर को सेपरेटली लेता है, तो इसीलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, वितरणवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक की ओर संकेत करता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जैसे है नीदर, नीदर और इधर, नीदर और इधर का मतलब होता है दोनों में से, नीदर का मतलब कोई भी नहीं, इधर का मतलब में से एक,
राइट। तो नीदर क्या है, एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, इसमें नहीं इंक्लूड होता है, दोनों में से कोई भी नहीं। दैट मीन्स आपके पास 2 पर्सन्स हैं और बोला जाता है क्या ये दोनों उस क्लास में थे, तो आप बोलोगे दोनों में से कोई भी नहीं, नीदर। तो उस केस में आप नीदर वर्ड का यूज करोगे। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक, कि मतलब कोई दो है उसमें से एक। ईच का मतलब होता है एवरीवन, मतलब ईच का मतलब प्रत्येक, ठीक है। कि आपको 10 पर्सन्स दे दिए हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, आप फिर हर एक के बारे में बताते हो, उसे बोलोगे ईच। एवरीवन होता है प्रत्येक, ठीक है। और नन का मतलब होता है कोई नहीं, और एनी और एनीवन का मतलब होता है कोई, राइट। बोथ का मतलब होता है दोनों, ऑल का मतलब होता है सब। अब ये किस तरह से यूज किए जाते हैं वो जरा देखिएगा। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब 2 पर्सन्स हैं, दोनों में से 0, ठीक है। ईदर का मतलब होता है दो में से एक। ईच और एवरीवन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन किस तरह से यूज किया जाता है, जैसे अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो पर्सन्स और उनके बारे में हर एक के बारे में आपको बताना हो तो आप ईच यूज करोगे, और अगर 2 से ज़्यादा हो तो उस केस में आप एवरीवन यूज करोगे, राइट। नन का मतलब होता है कोई नहीं, दैट मीन्स अगर 2 से ज़्यादा हो उनमें से 0 तो आप नन यूज करोगे। 2 से ज़्यादा लेकिन उनमें 0, कोई नहीं। अब ऐसे ही एनी और एनीवन में कोई, ठीक है। 2 से ज़्यादा उनमें से कोई एक, एनीवन या एनी, कोई एक, राइट। बोथ का मतलब होता है दोनों, मतलब 2 हैं, दोनों में से दोनों। ऑल सब के लिए, मतलब 100 में से 100, ठीक है। तो ये सब आपने याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 के लिए यूज हो रखा है ईदर और नीदर, और नीदर में 0 और इधर में 1, और 2+ के लिए है नन, ठीक है। मतलब अगर प्लूरल है, 2 से ज़्यादा है तो उनमें से 0, 2 से ज़्यादा है उनमें से एक तो एनी, एनीवन, उनमें से 0 तो नन, ठीक है। और 2 से अगर ज़्यादा है उनमें से हर एक तो एवरीवन। 2 या 2 से अगर ज़्यादा है, ईच का जो डिफरेंस है एवरीवन से वो ये है कि वो 2 के लिए भी यूज़ किया जा सकता है अगर 2 में से एक सेलेक्ट करना हो, ठीक है। तो ये सब था डिफरेंस, और ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्ड्स। अब हम देखते हैं कि इनके साथ कौन सी वर्ब यूज की जाती है। जो पहले के हैं ये वाले, नीदर, ईदर, ईच, एवरीवन, नन, एनीवन, जिसमें 1 या फिर 0 है, ठीक है। उस केस में आप यूज करोगे इज, वॉज, डज, हैज, मतलब सिंगुलर वर्ब की फॉर्म। अब जो नीचे के 2 हैं बोथ और ऑल, क्योंकि इनमें जो सिलेक्शन है वो 2 की है और 100 की है, तो उस केस में क्या है, एक से ज़्यादा है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आर, वर और हैव, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ करोगे। चलिए अब हम देख लेते हैं सेंटेंसेस, और इनके सेंटेंसेस हैं। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हो सेंटेंसेस में तो इनके साथ आप प्रेपोजिशन यूज़ करोगे, जैसे नीदर ऑफ दी, ईदर ऑफ दी, ईच ऑफ दी, एवरीवन ऑफ दी, नन ऑफ दी, एनी या फिर एनीवन ऑफ दी, बोथ ऑफ दी, ऑल ऑफ दी, राइट। अब जैसे नीदर है ये नेगेटिव है, 2 के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीदर ऑफ दी 2 बॉयज वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पर जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग है, नीदर के अकॉर्डिंग, 2 बॉयज़ के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि ये नीदर से लेकर एनीवन तक ये सब सिंगुलर है और इनके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, मतलब दोनों लड़कों में से कोई भी मौजूद नहीं था। नेक्स्ट है दोनों में से एक, नीदर ऑफ दी 2 बॉयज़ वॉज प्रेजेंट, दोनों में से कोई एक लड़का मौजूद था। अब 2 के लिए इधर है और इधर के अकॉर्डिंग क्या यूज़ हुआ है, वॉज यूज़ हुआ है, राइट। अब है ईच। ईच जो होता है वो यूज़ होता है 2 के लिए या फिर 2 से ज़्यादा के लिए, जैसे ईच ऑफ दी 2 गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, दोनों लड़कियां मौजूद थी, ठीक है। ईच ऑफ दी 2 गर्ल्स मतलब दोनों लड़कियां मौजूद थी, तो 2 के लिए है, दैट मीन्स दोनों मौजूद थी, तो ईच के लिए आप वॉज यूज़ करोगे।
अब यहाँ पर देखिए ईच ऑफ दी 7 गर्ल्स, 2 से ज़्यादा है तो उस केस में भी आप ईच यूज़ कर सकते हो. ईच ऑफ दी 7 गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, 7 लड़कियों में से प्रत्येक मौजूद थी. ठीक है. अब है एवरी वन ऑफ द 6 men कम्स टू द पार्टी. अब एवरीवन जो है वो सिर्फ 2+ के लिए यूज़ होता है, 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है. सो यहाँ पर एवरीवन के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब यूज़ हुई कम्स, राइट. सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है ये. 6 लोगों में से हर एक पार्टी में आता है. नेक्स्ट है नन, दैट मीन्स कोई नहीं. नन ऑफ द 6 men वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मतलब 2+ अगर हो, 2 से ज़्यादा अगर हो तो उस केस में आप नन यूज़ करोगे. नन क्या है? नेगेटिव है, कोई नहीं. दैट मीन्स बैठक में 6 लोगों में से कोई भी मौजूद नहीं था. तो नन के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो सिंगुलर है. एनी और एनीवन, दैट मीन्स कोई. ठीक है. एनी या एनीवन ऑफ दीज गर्ल्स कैन डू दिस वर्क. ठीक है. तो दीज गर्ल्स मतलब 2+ है, 2 से ज़्यादा है. तो यहाँ पर एनीवन के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब होगी. तो मॉडल वर्ब है तो सिंगुलर और प्लूरल एक ही होती है. कैन डू दिस वर्क. नेक्स्ट है बोथ. ठीक है. तो बोथ का मतलब है दोनों. बोथ में क्या है? जैसे एनीवन में हम एक और देख लेते हैं. एनीवन ऑफ यू कैन सिट हियर. ठीक है. हम में से कोई भी या कोई भी यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि एनी और एनीवन का मतलब होता है कोई भी यहाँ बैठ सकता है. नेक्स्ट है बोथ, दोनों. जैसे बोथ ऑफ द गर्ल्स आर वर्किंग इन दिस ऑफिस. ठीक है. तो बोथ के साथ प्लूरल यूज होगी. ठीक है. और इसका मीनिंग है दोनों लड़कियां इसी ऑफिस में काम कर रही है. ऑल है ऑल ऑफ द गर्ल्स आर वर्किंग इन दिस ऑफिस. सभी लड़कियां इस ऑफिस में काम कर रही हैं. तो ये था बोथ और ऑल, जिनके साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. अब कंफ्यूजन दूर करते हैं. सो नॉट यूज बोथ इन नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी हम बोथ का यूज नहीं करते. जैसे बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू अटेंड द मीटिंग. ठीक है. तो यहाँ पे बोथ यूज हो रखा है और नॉट है, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है. और आप यहाँ पर बोथ ऑफ देम, अगर 2 की बात हो रही है और हिडन है लेकिन बातचीत में पता है कि 2 है. नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग. दैट मीन्स इससे पहले एक सेंटेंस होगा जिसमें 2 की बात हो रही होगी और उसके बाद ये सेकंड क्लॉज होगा. तो सेकंड क्लॉज से आपको पता लग जाएगा कि 2 की बात हो रही है. ठीक है. तो उस केस में आप 2 की बात में अगर नहीं आता है तो आप नीदर यूज करोगे. नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग. नाउ लास्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हम पारस्परिक सर्वनाम भी कहते हैं. तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप. तो क्या होता है ये? We use reciprocal pronoun when 2 or more people do the same thing. जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ कर रहे हो, एक ही कार्य कर रहे हो, उसे हम म्यूचुअल एक्शन कहते हैं. जैसे इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि पारस्परिक क्रिया या संबंध को व्यक्त करने के लिए एक पारस्परिक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है. जैसे देयर आर 2 reciprocal pronouns, each other, one another. ठीक है. 2 है, each other और one another. अब each other का मतलब होता है एक दूसरे और one another का मतलब भी होता है एक दूसरे. सो each other जो होता है, इट want to refer to 2 people. ये 2 लोगों को रेफर करता है जब 2 लोग एक जैसा काम करते हैं. one another होता है जब 2 से ज़्यादा लोगों को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है. one another जब 2 से ज़्यादा एक काम करते हैं. आप जैसे यहाँ पर देखिए टॉकिंग ईच अदर, यहाँ पर हमने ईच अदर यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 पर्सन्स हैं, 2 से ज़्यादा है. टॉकिंग वन एनदर, यहाँ पे आप वन एनदर यूज़ करोगे. तो ये था डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन एनदर. अब है सेंटेंसेस, जैसे द बॉयज आर फाइटिंग वन एनदर. अब बॉयज है मतलब कोई वो नहीं है कि 2 हैं, दैट मीन्स ज़्यादा हैं, तो वन एनदर होएगा. लड़के आपस में लड़ रहे हैं. द 2 sisters loved each other. अब 2 है, दैट मीन्स ईच अदर. ठीक है.
दोनों बहनें एक दूसरे से प्यार करती थी. द स्टूडेंट्स शाउटेड एट वन अनदर. ठीक है, स्टूडेंट्स जो है दैट मीन्स दो नहीं है, ज़्यादा है, और यहाँ पर इसलिए वन अनदर यूज़ हुआ है. छात्र एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, तो कार्य क्या है, चिल्लाने वाला, एक जैसा. ठीक है, बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर. ठीक है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो दो है दैट मीन्स ईच अदर, एक ही कार्य हो रहा है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेसिप्रोकल प्रोनाउन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये प्रोनाउन समझ आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल योर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स. सो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और PDF के लिए हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.